पहली बार जब स्कूल में हमने सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे हमें प्राइज़ मिला था तो हमें घर पे बहुत डांट पड़ी थी कि यही सब करोगे तो पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगा और इन सब चीज़ों में तुमको कोई गाने बजाने वाला नहीं बनना है। तो हम कभी नहीं देखे से 1.5 महीने बाद पहला लाइव शो चेन्नई में हमने किया। रॉकस्टार वाली फीलिंग सी आने लग गई। एक आध छोटे छोटे इंटरव्यूज़ भी आ गए, पेपर वगैरह में पेज 3 में फ़ोटोज़ आ गई। जो लोकल टीवी चैनल्स थे उसमें एक आध शोज़ को हमारे दिखा दिया गया तो बड़ा ही अलग सा माहौल हो गया। तुमने कदम तो रखा जमी पे, सीने में क्यों झनकार हुई। कई बार ऐसा भी होता था कि मैं सुबह अपना ऑपरेशन थिएटर में गया, वहाँ पे सर्जरीज की 2 बजे से 2:30 बजे तक सर्जरी खत्म हुई। उसके बाद तुरंत भाग करके अपनी गाड़ी में बैठा, गाड़ी में ही कपड़े चेंज किए और 3:30 बजे मुझे पहुंचना है जहाँ पे हमारा एक शो है। शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, आके दिल को मेरे यूं तड़पाती हैं। ओ सनम मोहब्बत की कसम। मुझे ऐसा बोला गया था कि नीरज इट्स ए प्रोफेशनल सुसाइड, बिकॉज तुम प्रोफेशनली इतना अच्छा सीख लिया और इतना अच्छा काम तुम्हें एज ए सर्जन आ गया है, तुम्हारी वक़्त बनारस में शायद उतनी नहीं होगी। हमारी जो पहली मैरिज यूनिवर्सिटी थी, जब हमको था कि भाई 1 साल हो गया और घूमने जाना है, तो मुझे अपने पापा से पैसे लेने पड़े थे घूमने जाने के लिए। मुझे 6 महीने लगे थे और मैंने एक भी ऑपरेशन नहीं किया था। जो मेरा आर्थोस्कोपी एक दूरबीन की सर्जरी है, जो मेरी दूरबीन जो मैंने इतने मन से खरीदा था इतनी महंगी, उसमें मतलब रस्टिंग सी शुरू हो गई थी कुछ। मैं उसको साफ किया करता था निकाल निकाल करके। नमस्कार, मेरा नाम नीरज श्रीवास्तव है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और आप मुझे देख रहे हैं स्टोरीफाइड टॉक्स पर। मैं करीब 15 से 20 साल तक एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन भी रहा हूँ और धीरे धीरे वहाँ से अपने प्रोफेशन को शिफ्ट करके मैं मेडिकल प्रोफेशन में आया और फिर इसमें मैंने एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स इंजरी विशेषज्ञ की ट्रेनिंग ली और आज मैं एक आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन के रूप में वाराणसी में काम कर रहा हूँ। हम लोग बेसिकली बनारस के ही रहने वाले हैं। क्योंकि पापा मेरे ट्रांसफरेबल जॉब में थे यूपी गवर्नमेंट में, तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट 5-6 जगहों पे ट्रांसफ़र होकर के हमारी स्कूलिंग हुई, जिसमें कि गोरखपुर, देवरिया, इवन जालौन और फिरोज़ाबाद, इन सब जगहों पे हमारा स्कूलिंग हुआ। तो 2-2 3-3 साल की स्कूलिंग होता था। तो पिताजी मेरे बताया हमने कि गवर्नमेंट में थे और वो भी पेशे से एक डॉक्टर थे और माताजी हमारी हाउसवाइफ थी। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग फैमिली में पापा का बड़ा मन था कि मेरा एक बेटा डॉक्टर बने। हम लोग 4 भाई हैं, बाकी तीनों हमारे भाई जो हैं वो इंजीनियर हैं और एक मैं ही जो पापा के प्रोफेशन में घुसा। तो मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है कब मुझे बोला गया था घर में कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। तो हमेशा से ही बायोलॉजी में ज़्यादा रुचि दिखाई और उसी में लगे रहे और धीरे धीरे हमने मेडिकल की तैयारी भी की और उसमें प्रोफेशनली सिलेक्ट भी हो गए। अगर आप म्यूजिशियन का मेरे से पूछेंगे तो जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, क्योंकि हमारा जो मदर का साइड है, जो ननिहाल का साइड है, वहाँ पर हमारे नाना जी मैंने देखा था कि वो बचपन में भी तबला बजाया करते थे, हारमोनियम बजाया करते थे, तो सारे पुराने वाद्य यंत्र वो बजाया करते थे। तो बड़ा उनसे मैं इंस्पायर रहा करता था। हमारे घर में पैटर्नल साइड में, पापा के साइड में कोई ऐसा म्यूज़िक का उतना इंटरेस्ट नहीं था और मुझे याद है कि बचपन में ही टेबल पे मैंने कब बजाना शुरू किया, अपने भैया को भी देख करके, जो मेरे बड़े भाई थे वो भी टेबल पे बजाया करते थे, तो मैंने भी टेबल पे बजाना शुरू कर दिया और सारे जो सॉन्ग्स आते थे उसको टेबल पे बजा करके हम लोग शौकिया ऐसे ही गाया करते थे। और जो कैसेट हमारे पास छोटे हुआ करते थे पुराने ज़माने में, अगर आप याद करेंगे, तो उन कैसेट्स में टेप में रिकॉर्ड करके हम लोग इनफैक्ट एक छोटे छोटे कैसेट्स भी बनाया करते थे गा बजा करके। तो फादर हमारे बड़े स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई को लेकर के, उनको बहुत पसंद नहीं था कि आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम करें। उनका था कि अगर इसी में घुसोगे तो तुम्हारा जो मेन फोकस है वो हट जाएगा पढ़ाई से और आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, डॉक्टर नहीं बन पाओगे। मुझे ये भी याद है कि पहली बार जब स्कूल में हमने सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे हमें प्राइज़ मिला था, तो हमें घर पे बहुत डांट पड़ी थी कि यही सब करोगे तो पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगा और इन सब चीज़ों में तुमको कोई गाने बजाने वाला नहीं बनना है। तो खैर धीरे धीरे फिर भी ये पैशन चलता रहा, छुप छुपा कर आपस में कहीं पे सीखा नहीं, कभी कहीं प्रोफेशनल क्लास है ऐसा कुछ नहीं हुआ। पढ़ाई लिखाई करते थे ऐसे ही, खुद ही गाते बजाते रहते थे टेबल पर। फिर जब उसके बाद ये हुआ कि हाँ सिलेक्शन होगा, कॉलेज में जाएंगे, तो दोस्तों से बातचीत होती थी तो ये हुआ कि ऐसा करेंगे कि मुंबई के कॉलेज में ऑल इंडिया के थ्रू निकाल के और एमबीबीएस ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे बड़ा स्कोप रहेगा, तो वहाँ पे गाना गाएंगे और धीरे धीरे फिर इसको अपना प्रोफेशन बना लेंगे। तो छुटपन की बातें, छोटेपन का जोश टीनेजर्स में जो रहता है हमको भी था। हालांकि जब तैयारी की तो इतनी अच्छी रैंक तो नहीं आ पाई कि मुंबई कॉलेज में जाए, लेकिन हाँ इतनी अच्छी रैंक जरूर आ गई कि हम चेन्नई के कॉलेज में एडमिशन पा गए ऑल इंडिया गवर्नमेंट सीपीएमटी के थ्रू। तो सीबीएसई एंट्रेंस हुआ करता था, सीपीएमटी तो हमारी यूपी का, तो सीबीएसई एंट्रेंस के थ्रू हमको चेन्नई मिला और हम बड़े खुश थे, क्योंकि हमें यह था कि चलो एक बड़े शहर में जाएंगे तो थोड़ा सा हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी।
वहाँ पर गया तो रैगिंग के टाइम से ही सबको पता चला कि भाई नीरज तो गाना भी बहुत अच्छा गाता है। तो धीरे धीरे कॉलेज का जो बैंड था हमारा, वहाँ पे म्यूज़िक का बड़ा ही शौक रहता है लोगों को। साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे लोग बजाते रहते हैं, सारे घरों में कोई ना कोई वाद्य यंत्र लोग बजाते हैं या फिर गाना गाते हैं। तो वहाँ पहली बार मुझे एक बोलते हैं ना, एक इंकरेजमेंट मिला अपने सीनियर से, अपने कॉलेज में लोगों से कि हाँ गाना गाते हो तो फिर इसको भी परस्यू करो। प्लस एक घर पे भी ये था कि भाई अब तो आप डॉक्टर सिलेक्शन हो गया, बन ही गए, तो उतना प्रेशर नहीं था कि आप तुम्हारी लाइफ खराब होगी, तुम कुछ और नहीं करोगे। धीरे धीरे क्या हुआ, कॉलेज बैंड में गए तो वहाँ पे ही मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं ड्रम्स भी बजा सकता हूँ। क्योंकि कभी एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग एक जैम पैड में प्रैक्टिस करने गए थे। वहाँ पे जो ड्रमर थे वो लेट थे। तो मैं पहली बार ड्रम किट देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार टेबल पे बजाता हूँ तो जरा इस पे बजाने की कोशिश करते हैं एक बार। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ड्रम बजाने में पैरों का इस्तेमाल भी होता है, बस हाथों से मैं ड्रम बजा रहा था। तो जो कीबोर्ड प्लेयर थे उस बैंड के वो आ गए, उन्होंने बोला कि क्या तुम एक ड्रमर हो? मैंने कहा सर मैं पहली बार लाइफ में ड्रम देख रहा हूँ। तो वो बड़े शॉक में थे कि यार इट्स यू आर गिफ्टेड, तुमने कभी ड्रम देखा नहीं बट तुम पूरी रिदम बजा दे रहे हो हाथ से, पर पैर से भी ड्रम बजता है, कोशिश करो। तो मुझे याद है बचपन में जूते से भी हम लोग बजाया करते थे और गाया करते थे। तो हमने वही जूते से बजाने का और हाथ का कोऑर्डिनेशन पता नहीं कहाँ से गॉड गिफ्टेड, शायद आत्मा ही म्यूजिशियन की है, जिससे कि बिना सीखे ही कोशिश किया और थोड़ा थोड़ा बजने लग गया। तो ही वॉज वेरी इंप्रेस। उन्होंने बोला कि शाम को आओ मेरे घर पे और हम लोग बात करेंगे। उनके घर पे शाम को गए तो बाई चांस उनके पास ड्रमर उस समय नहीं था उनके बैंड में, वो शायद नए ड्रमर की तलाश में थे। तो उन्होंने बोला कि तुम आके मेरे घर में प्रैक्टिस करो, और 15 से 20 दिन हमने उनके साथ में उनके बताए अनुसार ही ड्रम बजाया, तो हम पैर से और हाथ से बजाने लग गए। फिर उन्होंने कहा कि हमारा 1 महीने बाद शो है, तुम आके उसमें हमारे साथ परफॉर्म करो। तो मैंने 1 महीना उनके बैंड के साथ मतलब प्रैक्टिस की। और ड्रम कभी नहीं देखे से 1.5 महीने बाद पहला लाइव शो चेन्नई में हमने किया, जो कि एक वेस्टर्न रॉक बैंड था उनका, जिसमें कि वेस्टर्न संगीत ही बजता था और हम लोग पुराने क्लासिक रॉक, बीटल्स और शैडोज, वेंचर्स, ये सब गाते थे। तो उनकी जो ड्रमिंग थी वो काफ़ी अच्छी भी थी, काफ़ी क्लासिकल थी, उसको परफॉर्म किया। फिर लगा कि जब बजा ही रहे हैं तो थोड़ा सा और टचअप लें और एक स्टेप और ऊपर उठा जाए। तो फिर प्रो म्यूजिकल्स चेन्नई में मैंने एज मतलब स्टूडेंट ज्वाइन कर लिया और अपनी ड्रमिंग की कोचिंग शुरू हो गई हमारी। और घर पे भी हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते थे, जो हॉस्टल रूम था। धीरे धीरे फिर 6 महीने में इतने पारंगत हो गए कि उसी प्रो म्यूजिकल्स में हम एक ड्रम टीचर के रूप में भी रख दिए गए और हमारी पॉकेट मनी भी आने लग गई। तो एमबीबीएस साथ में साथ चल रहा था। कम एज थी और इतना जोश आ गया कि दिमाग में हो गया कि अब तो भाई म्यूजिशियन ही बनना है। बिकॉज वो जो चकाचौंध होती है एक रॉक बैंड में ड्रमर होने की, तो एक रॉकस्टार वाली फीलिंग सी आने लग गई। एक आध छोटे छोटे इंटरव्यूज़ भी आ गए पेपर वगैरह में, पेज 3 में फ़ोटोज़ आ गई। जो लोकल टीवी चैनल्स थे उसमें एक आध शोज़ को हमारे दिखा दिया गया। तो बड़ा ही अलग सा माहौल हो गया। और डॉक्टरी बस ये था कि हाँ बस पढ़ते थे, पास होते थे, लेकिन सारा दिमाग जो था वो हमारा म्यूज़िक में ही था। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे हमारा जो वो था वो जर्नी आगे बढ़ता गया। फिर ऐसे ही एमबीबीएस की समाप्ति हुई, हमारा चेन्नई से आना हो गया। फिर हमने पीजी बैंगलोर में ज्वाइन की। तो वहाँ पे हमारा जो ड्रीम ब्रांच था ऑर्थोपेडिक्स, वो हमें मिल गया। और ऑर्थोपेडिक्स थोड़ा सा मुश्किल ब्रांच भी कही जाती है, समय थोड़ा कम मिलता था, पर वहाँ पर भी हमने एक बैंड ज्वाइन किया, उसका नाम था बैंड एड। और जो भी कम समय मिला उसके साथ में वहाँ प्रैक्टिस शुरू की। थोड़ा पैसा भी आया पीजी स्टाइपेंड से, तो हमने अपना पर्सनल ड्रम किट खरीदा, क्योंकि पहले सिर्फ कॉलेज के ड्रम किट पे बजाया करते थे। फिर उसके साथ में हमने शोज़ करने शुरू किए। तो मुझे लगता है 3 साल के पीजी में 2 साल तो रेगुलर शोज़ किए। पीजी में छुट्टी मिलना बड़ा मुश्किल होता था, पर हमारे जो हेड थे वो जैसे ही सुनते थे कि कोई शो करना है, तो शायद वो भी म्यूज़िक के शौकीन थे, इसलिए वो कभी शो के लिए मुझे छुट्टी देने के लिए मना नहीं किया। 1 दिन की छुट्टी हमेशा मिल जाया करती थी और यही पूछते थे कि व्हाट मैन, वेयर यू आर डूइंग द शो। तो मैं स्माइल करके रिप्लाई कर दिया करता था, मुझे छुट्टी मिल जाती थी। वहाँ पढ़ाई भी ठीक ठाक की हमने। फिर जब वहाँ से निकले तो उसके बाद पहली बार फिर हम वापस नॉर्थ इंडिया में आए, बिकॉज पूरी पढ़ाई साउथ इंडिया में हुई, तो वेस्टर्न म्यूज़िक में ही थे। जब दिल्ली में आए तो पहली बार हमें जो सॉफ्ट रॉक और हिंदी म्यूज़िक था उसके एक बैंड में हमने ज्वाइन किया, जो कि दक्ष बैंड था। तो यहाँ से प्रोफेशनल जर्नी को और भी बल मिला, क्योंकि पहली बार हिंदी म्यूज़िक ज्वाइन किए तो ये रियलाइज़ हुआ कि इसमें हमारा सिंगर था बैंड का, बट हमने भी गाना भी शुरू किया स्टेज पे धीरे धीरे। अपनी खुद की हिंदी कंपोजिशंस, जो पहले हम लोग गाने लिखते थे, मेरे पहले से ही गाने लिखने का और कंपोज करने का शौक था, बट हिंदी गाने कभी चेन्नई में चलते नहीं थे। यहाँ पे उन गानों को हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया। और इनफैक्ट कुछ स्मॉल स्केल मूवीज़ में भी हमारे खुद के लिखे और रिकॉर्डेड सॉन्ग्स आए। फिर अब पैसा अच्छा आना शुरू हुआ। ये बात है सन 2011 की, जब हम अपना ट्रेनिंग ले रहे थे ऑर्थोपेडिक्स पीजी खत्म करने के बाद अपनी स्पोर्ट्स इंजरी की। और उस समय हमारा म्यूज़िक भी दक्ष बैंड के साथ बहुत ही अच्छा चलने लग गया था। सारे अच्छे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टार नाइट्स में परफॉर्म करते थे, और इंडियन हैबिटेट सेंटर, जो राजीव गांधी स्टेडियम, इन जगहों पर हम लोगों ने परफॉर्म किया। ठीक ठाक पैसे भी आने लग गए थे। तो वो एक टाइम ऐसा आया था लाइफ में जब ये डिसाइड करना था कि अब म्यूज़िक को ही प्रोफेशन बनाया जाए या फिर मेडिकल को प्रोफेशन बनाया जाए। काफ़ी कन्फ्यूज़न था। हमारे जो म्यूजिशियन फ्रेंड थे
वो भी देखता था कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी एक जीविका भी आने लगी। प्लस अगेन वो लाइमलाइट वाली लाइफ कि आपका टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में इंटरव्यू आ रहा है, बड़े-बड़े आपकी फ़ोटोज़ छप रहे हैं, आप एज़ ए स्टार ट्रीट किए जा रहे हैं। और दूसरा था कि आप अभी मेडिकल प्रोफेशन में बड़े जूनियर डॉक्टर हैं और स्ट्रगल ही ज़्यादा कर रहे हैं। बिकॉज़ मेरा जो एम था स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन बनना, तो पीजी करने के बाद अभी उसमें मैं पारंगत उतना नहीं हो पाया था, ट्रेनिंग ले ही रहा था। उस दौरान धीरे-धीरे फिर क्या हुआ कि कई बार ऐसा भी होता था कि मैं सुबह अपना ऑपरेशन थिएटर में गया, वहाँ पे सर्जरीज़ की, 2 बजे से ढाई बजे तक सर्जरी खत्म हुई, उसके बाद तुरंत भाग करके अपनी गाड़ी में बैठा, गाड़ी में ही कपड़े चेंज किए और 3:30 बजे मुझे पहुँचना है जहाँ पे हमारा एक शो है। तुरंत जो हमारी एक वैन हुआ करती थी बैंड मेंबर्स की, वहाँ पहुँचे, सब मेरा वेट ही कर रहे होते थे, टचअप मेकअप वगैरह सब वैन में ही हुआ और 15 मिनट के अंदर हम स्टेज पे हिट किए। तो आधे घंटे में ही इतना बड़ा ट्रांजिशन कि आप एक बहुत ही बड़ी सर्जरी कर रहे थे और आधे से 1 घंटे बाद आप स्टेज पे एज ए ड्रमर परफॉर्म कर रहे हैं या फिर आप गाना गा रहे हैं और आपके सामने 500 या 600 लोग चीयर अप कर रहे हैं। ऐसा अक्सर होता था। वो लाइफ बहुत ही डिफरेंट थी, मुझे लगता है काफ़ी एड्रेनलिन रश मिलता था और एक ड्रीम लाइफ थी हमारे लिए। लेकिन धीरे धीरे ऐसा स्टेज आया कि अब एक चीज़ को ही आप सीरियसली चूज़ करते थे, क्योंकि हम लोग का अब था कि दिल्ली के बाहर भी शोज़ हो गए, कुछ धीरे धीरे होता कि फॉरेन के भी असाइनमेंट्स मिलेंगे, शोज़ में इसमें जाना होगा। और इधर ये भी हुआ कि हमको ट्रेनिंग के लिए भी ऑप्शंस मिलने लग गए कि अब आपको सिंगापुर या साउथ कोरिया या फिर यूएसए में भी ट्रेनिंग के लिए जाना है और आपको स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग में सीखना है, बम्बई और चेन्नई भी जाना है। तो इन ट्रेनिंग्स के लिए जाना शुरू किया, मुझे लगा कि चलो ये भी सीख लेते हैं। पर जब मेरी ट्रेनिंग थोड़ी कंप्लीट हुई तो धीरे मुझे रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि जितना मज़ा मुझे एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करके आ रहा है, उतना मज़ा मुझे अब एक शो करके नहीं आ रहा है। ये था सन 2012 में। तो 12 में सच में अंदर से ऐसी आवाज़ आई कि नीरज, अब लगता है कि स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग ही किया जाए। और चूंकि मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूं और मुझे था कि बाद में वाराणसी ही वापस आना है, बिकॉज पेरेंट्स भी यही चाहते थे। ये हुआ कि स्पोर्ट्स इंजरी वाराणसी में बिल्कुल भी नहीं थी। मुंबई की पूरी ट्रेनिंग में देखा था कि मुंबई में जितने लोग भी आ रहे थे, मैक्सिमम जो स्पोर्ट्समैन हमारे वाराणसी में इंजर्ड होते थे, वो वहाँ आते थे सर्जरी के लिए, बड़े परेशान होते थे, ज़्यादातर के कैरियर्स खराब हो जाया करते थे हमारे। तो मुझे लगा कि यार अब करने में भी इसमें मज़ा आ रहा है और अपनी जगह को हम जाके सर्व भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे बाई 2013 हमने प्राइमरी अपना जो गोल था वो स्पोर्ट्स इंजरी को ही बनाया कि आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन ही हमारा प्रोफेशन होगा। तो ये वो टाइम था करीब 2012 से 13 के बीच का, जब हमारा सीरियस ट्रांजिशन हुआ स्पोर्ट्स इंजरी की तरफ में, और म्यूज़िक को सिर्फ अपना शौक और पैशन बना के हमने रखा। पहले जब मैं मुंबई से आ रहा था, हुआ कि मैं बनारस जाऊंगा एज एन स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन प्रैक्टिस करूंगा, तो मुझे ऐसा बोला गया था कि नीरज, इट्स ए प्रोफेशनल सुसाइड, बिकॉज तुम प्रोफेशनली इतना अच्छा सीख लिया और इतना अच्छा काम तुम्हें एज ए सर्जन आ गया है, तुम्हारी वक़्त बनारस में शायद उतनी नहीं होगी। अभी म्यूज़िक की तो बात ही नहीं हुई थी। ये एक स्ट्रगल एक बहुत बड़ा था कि प्रोफेशनल सुसाइड एक शब्द मुझे दिमाग में हमेशा रहता था। मुझे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर आकर के मैं लैग कर जाऊँ। प्लस सेकंड ये भी था कि जो मेरे फ्रेंड्स थे वो सब छूट गए, सब प्रॉपर म्यूजिशियन थे। अब यहाँ पे आके मुझे मालूम था कि एटलीस्ट सॉफ्ट रॉक बैंड को ज्वाइन कर पाना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज बनारस में दो तरीके के म्यूजिशियन ज़्यादातर थे। कुछ तो जो एकदम क्लासिकल म्यूजिशियन, शहनाई सितार वाले, या फिर ऑर्केस्ट्रा काइंड ऑफ म्यूजिक। तो ऑर्केस्ट्रा काइंड ऑफ म्यूजिक कभी किया नहीं और वो ठीक भी नहीं है, बिकॉज वो तो मेनली आप पैसा कमाने के लिए ही करते हैं और वो तो हमारा प्रोफेशन से आ ही जाता है। तो मुझे यही था कि अब एक तरीके से सेक्रीफाइस हो गया, बड़ा दुख भी था, बट समहाउ मैं प्रिपेयर्ड था कि अपने फ्रेंड्स के सर्किल में या फिर सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत क्लिप्स वगैरह डाल के मैं सेटिस्फाइड रहूंगा। प्लस ऑलमोस्ट 20 साल मैंने वो लाइमलाइट वाली ज़िंदगी जी ली थी, तो सैचुरेट हो गया था मेरे अंदर का वो कि हाँ चलो, मुझे कोई ऐसा रिग्रेट्स नहीं है, मैं उससे बेहतर एक अपने लोगों को सर्व कर सकता हूँ और स्पोर्ट्स इंजरी को यहाँ पे डेवलप कर सकता हूँ। वो आया और मुझे लगता है शुरुआत के 5 साल ये स्ट्रगल रहा मेरे साथ कि मैं म्यूज़िक भी बहुत कम कर पाया, बिकॉज नई नई प्रैक्टिस जाना था, कोई अपने ऊपर गॉडफादर भी नहीं था, कोई बैकअप भी नहीं था। और स्पोर्ट्स इंजरी लोगों को समझाना, बिकॉज यहाँ पे ये होगा, लोगों को बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता था, लोग भरोसा नहीं करते थे, हम तो दिल्ली या मुंबई जाएंगे, क्योंकि महंगी सर्जरीज होती हैं। हम लोगों ने कॉस्ट कटिंग भी की, पेशेंट को सपोर्ट भी किया। धीरे धीरे लोगों को रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर भी काम होने लग गया है और अब लोग यहाँ पर भी विश्वास करते हैं। और अब हमारे ही टीचर्स जो मुंबई या फिर चेन्नई या फिर इवन बाहर के हैं, उनको लगता है कि हाँ तुमने एक डिफरेंस पैदा किया अपने एरिया में जा करके, और अब यहाँ पे स्पोर्ट्स इंजरी एक प्रॉपर डेवलप्ड हो गई है। अब धीरे धीरे ये भी हो गया, जैसे कि मैंने एक इम्प्लांट भी डेवलप किया जो कि यूएसएफडी अप्रूव भी हो गया लास्ट ईयर में। तो अब इंटरनेशनल रिकग्निशन भी है इस चीज़ का कि हाँ यहाँ से आप निकले, और इंडिया में तो रिकग्निशन है ही कि आप बनारस से अगर आप बोलते हैं कि आप स्पोर्ट्स इंजरी में कर रहे हैं तो कोई लुक डाउन नहीं करता कि उस एरिया में आप ये चीज़ नहीं करा पाएंगे, खराब हो जाएगा। तो स्ट्रगल जरूर रही, लेकिन अगर अब मैं देखता हूँ करीब 12 साल पहले से अब में, तो मुझे लगता है कि अच्छा डिसीजन रहा। और अब चूंकि मेरे पास 3-4 साल से समय भी काफ़ी मिलने लग गया है, क्योंकि प्रैक्टिस भी इस्टेब्लिश हो गई है, तो अब मैं रोज़ कुछ समय दे करके म्यूज़िक बजा लेता हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ में सोशल मीडिया में पोस्ट करता हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड विद बोथ द थिंग्स, म्यूजिक एज ए पैशन और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन एज ए प्रोफेशन।
देखिए, अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप दूसरे के पेन्स को समझ सकें। और जब आपको दूसरे का पेन दूर करके या अपने लोगों के लिए कुछ करके खुशी मिलने लग जाएगी, तभी आप वास्तव में एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये सोच के डॉक्टर बनना चाहते हैं कि एज ए प्रोफेशनल हम पैसा कमाएंगे और ग्रोथ करेंगे, तो आप कभी एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। वो एक एम्पैथी की फीलिंग बहुत ज़रूरी है। और मुझे भी अगर आप बताओ ना, तो म्यूजिशियन बनने में कभी ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था कि मेरे किसी काम से सामने वाला पसंद है या फिर उसकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है। सर्जरी करके जब मैंने रियलाइज करना शुरू किया कि जो आदमी खेल नहीं पा रहा था वो खेलना शुरू किया, और उसकी आंखों में जो एक हैप्पीनेस और उसका जो एक था कि डॉक्टर साहब आपकी वजह से आज फिर से खेलना शुरू किया, फिर से चलना शुरू कर गया, वो जो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस थी, शायद उसी ने मुझे ये डिसीजन लेने में बहुत मदद किया कि अब मैं एक म्यूजिशियन ना हो करके एक आर्थ्रोस्कोपी सर्जन बन सकता हूँ। तो मेरे लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि आप दूसरे की खुशी में अगर आप खुश हो सकते हैं, आपको हैप्पीनेस मिल रही है, तो ही आप डॉक्टर बनिए। एक एम्पैथी की फीलिंग बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डॉक्टर बनना एक एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है हमारे देश में, तो बहुत मुश्किल है। तो पहले तो आपको कम से कम, अगर आप 11th या 12th में हैं, तो सब कुछ छोड़ करके बिल्कुल वैरागी होकर के सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी। उस टाइम पे अपने आप को जरा भी डेविएट नहीं करना है। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, जैसे कि मैंने बताया आपको ना कि मेरा जब हो गया सिलेक्शन, मैं चेन्नई गया, उसके बाद मैंने म्यूज़िक को ज़्यादा समय दिया। बिकॉज एक बार आप उस ट्रैक में घुस गए तो आप लेक्चर्स अटेंड करेंगे, पढ़ाई करेंगे, आप पास होते जाएंगे, आप डॉक्टर बन के निकलेंगे। घुसने के लिए जो एंट्रेंस है दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आपको कुछ समय के लिए अपने फोकस को 100% उसी पे रखना होगा, खूब पढ़ना पड़ेगा, तो ही आप डॉक्टर बन सकते हैं। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, देखिए आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे कि आप किसी चीज़ को अगर आप कर रहे हैं, इफ़ यू पुट योर हार्ट इनटू इट, अपने दिल को उसमें लगा करके और अपना 100% देंगे, तो आप हर फील्ड में सक्सेसफुल होंगे। ये बहुत ज़रूरी है। ये दुनिया की किसी भी चीज़ में अप्लाई करता है, चाहे आप अपना प्रोफेशन कर रहे हो, चाहे आप अपना हॉबी कर रहे हो। जब उसको आप कर रहे हैं तो अपना 100% दीजिए, 100% दीजिए, तभी आप उसमें एक्सेल कर पाएंगे। आधे मन से किया हुआ काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। आप शायद उस प्रोफेशन में या उस हॉबी में आप एक घुस जरूर जाएंगे, बट आप उसमें टॉप पे नहीं जा पाएंगे। टॉप में वही लोग गए हैं जो कि प्रोफेशन को पूरे मन से करते हैं, और उनको करने में इतना मजा आता है कि पूछिए मत, जबरदस्ती नहीं करते। जैसे आज मैं बताया ना आपको, मुझे एक आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी करके जितना मजा आता है मैं बता नहीं सकता। इनफैक्ट मैं अगर किसी छुट्टी पे भी जाता हूँ तो 3 से 4 दिन के अधिक छुट्टी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। मुझे लगता है यार मैं सर्जरीज नहीं कर रहा हूँ, मतलब बिल्कुल एक एम्प्टीनेस लगता है। तो जब अपने प्रोफेशन को आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तभी आप उसमें एक्सेल कर पाते हैं। तो आपको अपने दिल की भी सुनना है कि आपको वास्तविकता में पसंद क्या है। फैमिली सपोर्ट, पीयर प्रेशर, लोगों का कहना, ये सब बाद में सब सेकेंडरी हो जाता है। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो वही लोग आपके, चाहे वो पिताजी हों, चाहे वो आपके मित्र हों, चाहे आपके और भी रिलेटिव्स हों, वो आपको प्रेज करने लग जाते हैं, देखो इसने ये कर दिखाया। जो पहले आपको बोल रहे होते हैं कि तुम लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हो। तो पुट योर हार्ट इनटू इट, गिव योर 100%, और आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। वही करो जो आपको पसंद है। वीकेस्ट मोमेंट अगर आप देखेंगे तो 2014 का मैं बोल सकता हूँ, जब मैं पहली बार अपनी प्रैक्टिस शुरू किया था और मैं बनारस में शिफ्ट हुआ था। क्योंकि सडनली म्यूज़िक भी लाइफ से छूट गया था। और जैसा कि मैंने बताया कि लोगों ने कहा था कि प्रोफेशनल सुसाइड है, यहाँ पर आकर के मुझे लगता है कि मुझे 6 महीने लगे थे और मैंने एक भी ऑपरेशन नहीं किया था। जो मेरा आर्थ्रोस्कोपी एक दूरबीन की सर्जरी है, जो मेरी दूरबीन जो मैंने इतने मन से खरीदा था, इतनी महंगी, उसमें मतलब रस्टिंग सी शुरू हो गई थी कुछ। मैं उसको साफ किया करता था निकाल निकाल करके, और ये थॉट स्ट्राइक करने लग गया था कि यार क्या सच में गलत कर दिया ये करके, क्या सच में वहीं रहना चाहिए था मुंबई में या फिर किसी और बड़े शहर में। ये स्ट्राइक करने लग गया था, 6 महीने लग गए थे। और इनफैक्ट फाइनेंशियल भी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी कि कैसे खर्चा चलेगा। आई स्टिल रिमेंबर कि हमारी जो पहली मेरी यूनिवर्सिटी थी, जब हमको था कि भाई 1 साल हो गया और घूमने जाना है, तो मुझे अपने पापा से पैसे लेने पड़े थे घूमने जाने के लिए। जबकि 3 साल मुझे पीजी खत्म करने हो गए थे और मैं ठीक ठाक पैसा भी कमाया, मैं सब खत्म हो गए थे। तो वो सच में सबसे वीकेस्ट मोमेंट था, और अपने डिसीजंस पे काफ़ी सवाल उठाने लग गया था मैं खुद भी। पर ईश्वर कृपा और सबका आशीर्वाद की वो भी मोमेंट बीता और आज सब ठीक है। देखिए, मैंने बताया ना कि मैं एज ए प्रोफेशनल ड्रमर था, लेकिन ड्रम यहाँ पर लेके नहीं आ सकते, बहुत बड़ा है। तो मैं कई इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ, ड्रम, कीबोर्ड, और कम से कम 8-10 और इंस्ट्रूमेंट भी। ये एक इंस्ट्रूमेंट जो कि हैंडी जो मुझे मिला, मैं ले आया साथ में। तो इसी के साथ एक सॉन्ग मैं स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, लकी अली का ओ सनम। शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, आके दिल को मेरे यूं तड़पाती हैं। ओ सनम, मोहब्बत की कसम। क्वीन का एक सॉन्ग है, बोहेमियन रैप्सोडी, मेरा फेवरेट, जो चेन्नई में। मामा just kill a man, took
my gun against his head. Pull my trigger, now he's dead. चाहे कहो उससे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तो संदेशा मेरा मैं सदके जावा।